नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड में आपका यूनिट 3 हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आईडीडी के बच्चों का सेकेंड ईयर का आपका ये टॉपिक है। यूनिट 3 में क्या कह रहा है? मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद हाई सपोर्ट नीड, यानी कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो कहेंगे इसके स्टेप क्या होंगे, तो हम लोग बात करते हैं आकलन के स्टेप के बारे में। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग असेसमेंट। कहेंगे भाई आकलन की योजना हम तब बनाते समय कुछ ज़रूरी उद्देश्य होते हैं, उनको हम याद रखते हैं। जैसे कि आकलन का क्या उद्देश्य होगा, इसके बाद में क्या बच्चे को कैसे हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे की प्रगति करेंगे, कौन कौन से आकलन किए जाएंगे, किस प्रकार की विधियों के द्वारा किए जाएंगे, कब और कहाँ इसका आकलन किया जाएगा, जो भी डेटा एकत्रित किया जाएगा वो किन तकनीकों के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। जैसे कि मान लो साक्षात्कार के द्वारा या अवलोकन के द्वारा जो भी डेटा संग्रह किया जाएगा उसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा, ताकि हम ये जान सकें कि भाई बच्चा कितना सीखा है या उसको कितना आ रहा है। उसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा, सिफारिशें कैसे की जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रबंधन में जो योजना की मूल्यांकन करने के कदम होंगे, उसमें सबसे पहला होगा कि भाई शुरुआती बैठक और बातचीत। इसमें हम कह सकते हैं, इसमें हमें क्या करना होगा कि मामले का पता लगाना होगा, यानी कि हम कहेंगे ये सबसे आपका प्रारंभिक चरण होगा। बच्चे के बारे में जानना उसका क्या होगा, प्रारंभिक चरण होगा। संबंधित व्यक्तियों और उसके परिवारों के साथ हम प्रारंभिक बैठक करेंगे। इसमें उसकी ज़रूरतें, उसकी प्राथमिकताएं और समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। माता पिता से हम लोग बातचीत करेंगे। विकासात्मक समस्या क्या है उसकी हम लोग बातचीत करेंगे। जो भी वहाँ की संस्कृति परंपराएं हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए क्या भैया, प्रारंभिक हस्तक्षेप की बच्चों में कार्यक्रम की क्या क्या आवश्यकता है इसकी हम लोग बात करेंगे आपके इसमें। इसके बाद में जानकारी एकत्रित करना, भाई बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करना, बच्चे के लिए चिकित्सा के बारे में चिकित्सकीय जानकारी एकत्रित करना, सामाजिक जानकारी एकत्रित करना, यानी कि धीरे धीरे बच्चे का हम क्या करेंगे, हम लोग स्क्रीनिंग करना, जो विकासात्मक स्क्रीनिंग है उसके बारे में जानना शुरू कर देंगे। आवश्यक दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट, पिछली देखभाल की रिपोर्ट की समीक्षा, तो इनकी चीज़ों की समीक्षा जो है हम लोग करना शुरू कर देंगे। और भैया मूल्यांकन उपकरणों का यहाँ पर चयन भी करना शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि जो असेसमेंट टूल्स हैं, आखिरकार हम आईडी बच्चे के लिए किस असेसमेंट टूल का प्रयोग करेंगे, एएचडी बच्चे के लिए असेसमेंट टूल का प्रयोग करेंगे, अपने एसएलडी बच्चे के लिए असेसमेंट टूल का प्रयोग करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से बच्चा होगा उस प्रकार से उस बच्चे के हम लोग सही उपकरण के टूल्स का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या हो सके, हम सारी चीज़ों को, सारे परीक्षणों को क्या कर सके, डायग्नोस कर सके, उसको हम जान सकें और इसका हम लोग उपयोग कर सकें। इसके लिए बच्चे का मूल्यांकन करना, बच्चे का असेसमेंट करना, जिसमें बच्चे के लिए शारीरिक, मानसिक, भावात्मक असेसमेंट किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, और परिवार और देखभालकर्ताओं का हम लोग क्या लेंगे, फीडबैक भी लेंगे। इसके बाद में डेटा को विश्लेषण करना, यानी कि एकत्रित जो भी डेटा है उसको आवश्यकता के अनुसार पहचानना और उसको बेहतर बनाना। इसके लिए व्यक्तिगत समर्थन योजनाओं का विकास करना, यानी कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, समर्थन का निर्धारण है उसको निर्धारण करना, और अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्यों का एक सेट तैयार करना, उसको बेहतर करना। इसमें कार्य योजना उसकी बेहतर करना, यानी कि समर्थन सेवाओं के लिए कार्यान्वयन योजना बनाना, जिम्मेदारी और समय सीमा का निर्धारण करना, बच्चे की पूरी निगरानी रखना। एक हस्तक्षेप कार्यक्रम बनाने में हम कह सकते हैं बच्चे की निगरानी, लगातार निगरानी रखी जाती है, जिससे क्या होता है, बच्चे की आईपी के द्वारा बना करके उसके में जो भी परिवार की भूमिका है उसके लक्ष्यों को हम बेहतर बनाते हैं, और भैया इसको प्रभावशाली हस्तक्षेप योजना के रूप में इसका निर्धारण किया जाता है। एक्शन प्लान करना, एक क्रियान्वयन करना, और भैया जिम्मेदारी के साथ में समय सीमा का निर्धारण करना। बच्चे का लास्ट में क्या करना, इवैल्यूएशन करना, यानी कि मूल्यांकन करना और उसका रिव्यू लेना।
बराबर निरंतर उसका मूल्यांकन करते रहना, अभी मैंने आपको बताया, और भैया उसका रिव्यू लेना कि भाई कहाँ पर शारीरिक संवेदिक में कहाँ पीछे था, कैसे हो गया, बच्चे का मोटर कौशल कैसा था और कैसा हो गया, उसके ज्ञान संबंधी कौशल कैसे थे और बेहतर कैसे हो गए, उसके स्वयं सहायता कौशल कैसे थे पहले और अब कैसे हो गए, और भावात्मक या विकासात्मक कौशल उसका कैसा था, उस पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान एकत्रित करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें थी पहले और देन अब क्या हो गई हैं। इसके बाद में परिवार और देखभालकर्ताओं के साथ में समन्वय, कोऑर्डिनेशन हमें बिठाना है परिवार और देखभालकर्ताओं के साथ में, क्योंकि भाई वो भी निगरानी करें और हम भी निगरानी करें। स्वयं हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू करके बच्चे की निगरानी की जाए और भैया बच्चे की प्रगति और प्रभावशीलता के बारे में जाना जाए, उसमें समर्थन और सहयोग सुनिश्चित किया जाए, और क्या किया जाए, फीडबैक दिया जाए। प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजना में सुधार करना और व्यक्ति की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार योजना की अपडेट देना। जो भी अपडेट है भाई, जैसे पहले बच्चे ने सीख लिया, अब आवश्यकता कुछ दूसरी हो गई, तो दूसरी आवश्यकता के अनुसार बच्चे को सिखाना और उसको आगे बढ़ाना। इसके बाद बात करते हैं 3.2 के, तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टी डिस्पेंसरी टीम मेंबर्स इन मैनेजमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड। उच्च समर्थन आवश्यकताओं के प्रबंधन में बहुविषयक टीम के सदस्यों का समन्वय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में जाना जाएगा। बहुविषयक टीम आप सभी को पता है कि भाई इसमें अपने डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यवसायिक चिकित्सक, अपने सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी जो हैं वो बच्चे की देखरेख करते हैं। तो जो हमारे उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनमें विभिन्न विशेषज्ञताओं के पेशेवर एक साथ मिलकर के काम करेंगे, ताकि भैया क्या हो सके, प्राप्तकर्ता को सर्वोत्तम देखभाल मिल सके और इसकी प्रक्रिया जो है वो लागू हो सके। इसमें संचार और सहयोग भी मिलेगा, यानी कि टीम के सभी सदस्य नियमित बैठक करते हुए एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, प्रभावी संचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सदस्य सेवाएं प्राप्तकर्ता की ज़रूरतों और देखभाल योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। कि आखिरकार जब टीम में बैठे हैं लोग, तो ये भी देखते हैं कि बच्चे का जब हम लोग आकलन करेंगे तो उसके लिए योजना क्या बनेगी, उसका लक्ष्य क्या रहेगा, निर्णय का कैसे निर्धारण किया जाएगा, और बच्चे की बेहतर संचार प्रक्रिया हम कैसे बेहतर और कर सकते हैं, इस पर यहाँ पर बात की जाती है। उसके बाद में भूमिका स्पष्टता की जाएगी। प्रत्येक सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हुए परिभाषित किया जाएगा या सुनिश्चित किया जाएगा कोई भी सदस्य अधूरा ना रहे, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरी दक्षता के साथ काम करें। अब भाई मल्टी डिस्पेंसरी टीम में सभी लोग आपके होंगे, सभी साइकोलॉजिस्ट होंगे, आपके फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, ये सभी मिलकर के एक साथ में कार्य करें, सभी मिलकर के सेवाएं बच्चे को दें। तब क्या करेगा भैया, अपने अपने क्षेत्र में जब सेवा बच्चे को मिलेगी, सभी के द्वारा बच्चा बेहतर प्रदर्शन करेगा और व्यक्तिगत केंद्रित योजनाएं लागू की जाएं, यानी कि सेवा प्राप्तकर्ता की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर योजना बनाई जाए। उसकी उस बच्चे की सेवाओं को ध्यान में रखा जाए और प्राप्तकर्ता को उस परिवार की सक्रिय भागीदारी में शामिल किया जाए, उसकी आवाज़ सुनी जा सके और उसके विचारों को ध्यान में रखा जा सके। संसाधनों का समुचित उपयोग, यानी कि टीम के सदस्य उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं और एक दूसरे के साथ में अपने संसाधन और जानकारी को साझा करते हैं, ताकि सेवा प्राप्तकर्ताओं को क्या मिल सके, संपूर्ण देखभाल मिल सके। निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन, भाई बच्चे का बार बार मूल्यांकन करना, समय समय पर उसके बदलाव को जांचना और भैया उसको अनुकूलित करके नई चीज़ों को, नई योजनाओं को जो है उसमें लागू करना। विशेषज्ञता और योगदान की अगर बात करें तो प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान देगा, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, मनोवैज्ञानिक हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, कोई भी हो, क्या करेगा, अपने सामूहिक ज्ञान से सेवा प्राप्तकर्ता को समग्र और व्यापक समर्थन देगा। इसमें हम कह सकते हैं कि उच्च समर्थन वाले बच्चों में के प्रबंधन में बहुविषयक टीम के सदस्यों का समन्वय एक जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो सेवा प्राप्तकर्ता की गुणवत्ता और जीवन के सुधार को बेहतर करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं अपने 3.3 की। तो 3.3 अपना क्या कहता है, कहते हैं भाई वर्किंग विद फैमिली, परिवार के साथ काम करना।
परिवार के साथ काम करना, हम लोग बात कर रहे थे आईडी बच्चे की, बौद्धिक अक्षम बच्चे की। तो कहते हैं कि भाई परिवार के साथ काम करना यानी कि हमारे उच्च समर्थन आवश्यकता वाले जब बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल और प्रबंधन के लिए हम परिवार के साथ कैसे काम को करेंगे। परिवार के साथ जब बच्चे के काम को कराते हैं तो भैया बच्चा जो है आनंद का अनुभव करता है, उसको एक कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलता रहता है कि भाई परिवार के सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भैया उनकी जो भावात्मक कठिनाइयाँ हैं उनको भी हम दूर करने में क्या करते हैं, हमें कम समय लगता है। इसमें हम कह सकते हैं गहन बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे या हमारे बहुविकलांगता वाले बच्चे या आर्थोपेडिक हानि वाले बच्चे, ये सभी बच्चे क्या करते हैं, ये सभी बच्चों को हम लोग पालन पोषण के तनाव को कम करना और भैया प्रतिकूली प्रभाव डाला जाता है जो बच्चों की ज़रूरतों को, उनकी जीवन शैलियों को क्या कर सके, सुधार सके और समायोजित कर सके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसमें हम कहेंगे परिवार के साथ काम करना किसी भी उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्ति की देखभाल और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें स्पष्ट संचार करना, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ नियमित और स्पष्ट संचार करना जरूरी होगा ताकि चिंताओं, प्रश्नों और सुझावों को क्या सुना जा सके और उस पर विचार किया जा सके। सहभागिता को बेहतर करना, परिवार को देखभाल योजना में सक्रिय भागीदारी बनाया जाना ताकि उसके विचार और सुझाव जो है वो महत्वपूर्ण हों, क्योंकि वे प्राप्तकर्ता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सम्मान और संवेदनशीलता, हम कह सकते हैं भाई परिवार के दृष्टिकोण में भावनाओं का सम्मान बच्चे को मिलेगा, उसके प्रति संवेदनशीलता रहना आवश्यक होगा, उसकी संस्कृति, धार्मिक और व्यक्तिगत मान्यताओं का सम्मान मिलेगा। शिक्षक और प्रशिक्षण यानी कि परिवार के सदस्य को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कराना चाहिए ताकि वे क्या कर सकें, प्राप्तकर्ता की देखभाल और प्रभावी रूप से योगदान दे सकें और तकनीकों का भी वो लोग प्रयोग कर सकें, उसकी भी जानकारी दे सकें। इसके माध्यम से जो भी समर्थन प्रणाली है, परिवार के सदस्यों के लिए एक समर्थन प्रणाली विकसित की जा सके या भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन प्राप्त किया जा सके जो कि उसकी तनाव और चिंता को कम करे। संसाधनों की जानकारी में परिवारों की उपलब्धता, उसके संसाधन, उसकी सेवाओं के बारे में जानकारी देना आवश्यक होगा। इसमें वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता और सामाजिक सेवाएं शामिल हो सकें। लचीलापन मिल सके, परिवार की जो स्थितियां हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी बनाई जा सके और भैया देखभाल की योजनाओं को समय समय पर लागू किया जा सके बच्चे के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी बच्चा क्या करता है, ग्रो करता है और अपने जीवन में क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है। जब हम बच्चे की परिस्थितियों को देखते हुए, परिवार की परिस्थितियों को, उसकी ज़रूरत की चीज़ों को देखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, उसको लचीलापन देंगे, तब बच्चा क्या करेगा, और बेहतर रूप से कार्य करेगा, गतिविधियों के बारे में सोचेगा और मददगार होगा, स्वयं की देखभाल करेगा, मैनुअल रूप से चलना, फिरना, उठना, झुकना, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चा सीखेगा और बेहतर होगा। बच्चे में क्या होगा, विश्वास का निर्माण होगा, परिवार के साथ विश्वास और भरोसे का जो संबंध है वो स्थापित किया जाएगा। लंबी अवधि में सकारात्मक परिणामों का लिए बेहतर होगा। परिवार के साथ काम करते समय सहयोग, संचार और समर्थन जो है इस पर जोर दिया जाता है। बात करते हैं भाई 3.4 की, तो कहते हैं आपके सरकारी योजनाएं, इसका इष्टतम प्रयोग, जो भी हमारे दिव्यांगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि निःशक्त जन पेंशन बेरोजगारी योजना, जैसे 16 वर्ष तक सभी बच्चों को या 18 वर्ष तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त कानूनी सहायता, बस में फ्री में उनको नौकरी में आरक्षण, रेलवे की जो टिकट है इसमें रियायत देना, उसमें उसको कम करना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, जो हमारे व्यक्तियों के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये सभी चीज़ें जो है वो चलाई जाती हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को हित मिले, संगठन और राज्य सरकार जो हैं बच्चों को क्या कर सके, बेहतर कर सके। और भैया अब तो कह सकते हैं कि भाई इसका नाम बदल करके जो भी अपना विकलांग व्यक्तियों के लिए आधिकारिक विभाग दिव्यांग DPEPWD कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी। इसमें हम कह सकते हैं जो भी सरकारी योजनाएं होंगी इसमें समुचित उपयोग समाज के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ एक नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी
सहायता प्रदान करना, इन संसाधनों का उचित प्रभावी ढंग से उपयोग और सुनिश्चित करना, और इसके लिए भैया जागरूकता और जानकारी। भाई जो भी सरकारी चीज़ें दी जाए बच्चे को, उसके लिए उन्हें जागरूक होना चाहिए, उसके लिए उन्हें जानकारी मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार क्या करे, सरकारी और गैर सरकारी रूप से NGOs के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करवाए, उसका अभियान चलवाए, जनसंचार में, मल्टीमीडिया में, स्थायी समुदाय केंद्रों पे इन सभी को क्या दिया जा सके, इसके बारे में कह सकते हैं प्रचार प्रसार करवाया जाए। इसके जागरूकता जो कार्यक्रम है उनको लॉन्च किया जाए, जिससे कि उन तक जानकारी पहुंच सके। पात्रता और पहुंच कि भाई इसके लिए क्या पात्रता होगी, क्या मापदंड होगा, तब आपको सरकारी योजनाएं मिलेंगी। मान लीजिए पेंशन मिलेगी तो आपके पास क्या मापदंड होना चाहिए, उसकी पात्रता जांच करने के लिए संबंधित दस्तावेज की तैयारी करना, मार्गदर्शन करना, और इसके अलावा जो भी प्रक्रिया है उसको सरल और सुलभ तरीके से बनाना, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को आसानी से इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सके। पारदर्शिता और जवाबदेही, सरकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक, जो इसकी एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली जो है उसको स्थापित करना बहुत ज़रूरी। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार पूर्वक काम किया जा सके और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और इसकी अनियमितता जो है उस पर रोक लगाया जा सके। समन्वय और सहयोग, सरकारी सहायता में क्या किया जाएगा, विभिन्न सरकारी विभागों में एजेंसियों के द्वारा समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कह सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करें, उनका सहयोग करें, और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे कि वह संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। और इसमें नियमित बैठक, कार्यशालाएं, परामर्श सत्र, ये सभी चीज़ें जो हैं आयोजित की जाएँ। प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण, सरकारी सहायता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों और स्थानीय समुदायों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित और क्षमता का निर्माण करने का अवसर दिया जाएगा। वे सरकारी योजनाओं का सही ढंग से उपयोग कर सकेंगे और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकेंगे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए और भैया ऑनलाइन संसाधन जो है वो उपलब्ध कराया जाए बच्चे को। इसका फीडबैक देना, जो भी लाभार्थियों को नियमित सुविधाएं मिल रही हैं वो कैसी हैं, योजनाओं में कितना बच्चे को लाभ मिल रहा है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी आवश्यकता क्या है, बच्चे को समय समय पर नीतियों की समीक्षा करना और भैया इसमें सुधार करना। आपकी सामुदायिक भागीदारी, इसमें कह सकते हैं स्थानीय समुदाय और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा कार्यान्वयन, निगरानी, इसको शामिल करना और प्रभावी ढंग से बच्चे को लाभकारी वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करना। डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सहायता को अधिक सुलभ या पारदर्शी बनाया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल संसाधनों के माध्यम से लाभार्थियों की योजना को जानकारी दी जाए और आवेदन प्रक्रिया जो है वो बच्चे की बेहतर की जाए। तो ये आपको देखने को मिलता है। सरकारी सहायता का समुचित उपयोग सरकार के कमज़ोर वर्गों के उत्थान और समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जो गैर सरकारी, सरकारी और भैया नागरिकों के बीच समन्वय और सहयोग को जो है वो बेहतर करेगा। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें क्या होगा भाई, बच्चों की पहुंच बढ़ेगी, शैक्षिक योजनाएं उनको मिल पाएंगी, उपकरण उनको नए नए मिल पाएंगे। इनके लिए जो भी सहायक उपकरण है वो हम दिए जा सकते हैं सरकारी योजनाओं के तहत। बच्चे की एकेडमिक, सामाजिक, भावात्मक जो है ये सफलता बच्चे को मिल पाएगी। बच्चा क्या कर पाएगा, बेहतर रूप से जागरूक हो पाएगा और कार्यों को और अच्छे से कर पाएगा। जैसे लो विज़न बच्चा है, मोबिलिटी डिवाइसेस हैं, जो भी सहायक उपकरण हैं इनको हम लोग बच्चे को दिलवा सकते हैं सरकारी योजनाओं के तहत। इसके बाद में दस्तावेजीकरण की बात होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की बात होगी। तो कहेंगे दस्तावेजीकरण, प्रगति की निगरानी और उसका मूल्यांकन। किसी भी परियोजना या कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो भी प्रोग्राम बनाया जाएगा उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा, उस प्रोग्राम की निगरानी भी की जाएगी, मॉनिटरिंग भी की जाएगी और भैया मूल्यांकन भी किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दस्तावेजीकरण। इसका मतलब होता है किसी परियोजना या कार्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को लिखित रूप से दर्ज करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको लिखित रूप से दर्ज करना, ताकि इसमें क्या हो सके, प्रारंभिक योजना और कार्यान्वयन की रणनीतियाँ और संसाधनों का विवरण प्राप्त हो सके, महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हो सके। दस्तावेजीकरण में यह सुनिश्चित करना कि सभी जानकारी संगठित और सुलभ हों, वे भविष्य में समीक्षा और मूल्यांकन के आधार पर तैयार किए जाएं
और भैया प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित कर सके, क्योंकि सभी कार्रवाइयों का जो रिकॉर्ड है वो उपलब्ध हो। प्रगति की निगरानी हम लोग करेंगे, जो भी प्रोग्राम होगा उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। तो मॉनिटरिंग में क्या होता है कि एक छात्र की शैक्षिक व्यवस्था, उसकी व्यवहारिक प्रगति, इसकी क्या की जाती है, इसकी जांच की जाती है, जिससे कि भैया जो भी जांच होगी उसको हम लोग और बेहतर, जो भी शैक्षिक लक्ष्य होंगे बच्चे के, उसकी हम लोग क्या करेंगे, प्रगति का निर्धारण करेंगे। भाई कितना बच्चा सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है। और भैया बच्चे के लिए पाठ्यक्रम आधारित आकलन, बेंचमार्क, दिव्यांगता के तहत जो भी शिक्षण नियमित परीक्षण होगा उसका परीक्षण किया जाएगा। इसमें प्रगति का निगरानी का उद्देश्य सुनिश्चित करेगा कि परियोजना का कार्यक्रम योजना के साथ उसको आगे बढ़ाना। इसके लिए नियमित रूप से डेटा संग्रहित करना, विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना, निगरानी के दौरान विभिन्न मानकों और संकेतों का उपयोग करना, जो कि यह दर्शाता है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। प्रगति की निगरानी से समस्याओं की पहचान जल्दी हो जाती है और उन्हें समय समय पर सुलझाने और आवश्यक जो भी कदम है उसको उठाने के लिए हम लोग बेहतर बना सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रबंधन को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करती है, जिससे सूचित निर्णय लिया जा सके और भैया क्या किया जा सके, आवश्यकता का समायोजन किया जा सके। बच्चे का मूल्यांकन करना, यानी कि जो भी बच्चा सीख चुका है, समग्र कितना प्रभावशाली चीज़ें रही, कार्यक्रम कितना बेहतर रहा, कितना प्रभावशाली रहा, जो हमने योजना बनाई वो कितनी बच्चे के लिए बेहतर रही, इसका हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। प्रतिक्रिया आमतौर पर परियोजना के अंत में या किसी महत्वपूर्ण चरण के बाद की जाती है, जिसमें बच्चे का डेटा संग्रहित किया जाएगा, लाभार्थी का फीडबैक दिया जाएगा, मानकों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे पता लगेगा कि भाई बच्चे ने लक्ष्य को कहाँ तक कितना जो है वो प्राप्त कर लिया है, और उसकी सिफारिशें भी की जाएंगी। भविष्य में जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो अपने मूल्यांकन के द्वारा बनाई जा सकती हैं। इसमें आपका दस्तावेजी प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन एक संगठित और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। दस्तावेजीकरण से यहाँ पारदर्शिता और जो भी संदर्भ होंगे वो उपलब्ध होंगे, वहीं प्रगति की निगरानी से वास्तविक समय में सुधार के अवसर मिल सकेंगे। मूल्यांकन से संपूर्ण परियोजना की सफलता का आकलन किया जा सकेगा और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रूप से बच्चे को तैयार किया जा सकेगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं परियोजना और कार्यक्रम में प्रभावशीलता को बढ़ावा देंगी और बेहतर बनाएंगी। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 3 जो था वो कंप्लीट होता है। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और भैया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। बहुत जल्दी आपको यूनिट 4 और 5 जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।